दोनों मिल जा रहा है, और क्या चाहिए। अब लेकिन नहीं मिलेगा ना, आज की क्लास से तो बदल जाएगी चीज़ें। हाँ, अब खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो कल का माइंड मैप समझ आया था? कुछ डाउट आया? नहीं? देखें तो आज से चालू करें। हाँ, अनीता मैडम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, पढ़े हो पहले हिस्ट्री? नहीं पढ़े हो? एक दो क्लास पढ़े हो? लास्ट क्लास की कि शुरू शुरू की? बीच की। क्या पढ़े थे? अच्छा, अभी बहुत टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, 2-3 सप्ताह निकल जाएंगे, है ना। चालू करें। इंडियन हिस्ट्री बाय विशाल गुप्ता सर। अब इसको क्या कर देते हैं, क्लोज। नहीं होगा बोल रहे तो क्लोज। ये जाएगा कैसे? चलिए, देखें। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, यहीं से चालू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। 4 पार्ट में बांटा था इसको। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, उत्तर के बाद नौ। ठीक है, प्री, फिर पोस्ट, और बीच में मिडाइवल, और फिर नियो। ठीक है, ये अलग अलग 4 पार्ट में अपन बांटे थे। इसमें से पहला पार्ट देखने वाले पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप बना देता हूँ ताकि आप याद रख पाओ। ठीक, जो पूर्व पाषाण काल के जितने भी स्थल मिले, जितने भी प्लेस मिले हमको, मेनली कहाँ से मिले हैं? रायगढ़ से मिले हैं। ये रायगढ़, यहाँ से। ठीक है, रायगढ़ जिले से मिले हैं। कौन कौन सी जगह है याद रखेंगे, यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले नाम ही याद रख लेते हैं। ठीक, पहला नाम याद रखेंगे सिंघनपुर। सिंघनपुर, ठीक है। केव है, ये गुफा है, सिंघनपुर की गुफा, ये याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे छापा मारा। छापा मारा, ठीक है। भंवर खोल। भंवर खोल। भंवर खोल। सोनबरसा। सोनबरसा और गीधा। सोनबरसा और गीधा, ये 4 स्थल हैं।
जो कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं, और चारों कौन से जिले में पाए जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इन चारों में से केवल एक जगह की डिटेल हमको पढ़नी है, वो कौन सी है, सिंघनपुर, इसकी डिटेल हमको पढ़नी है। ठीक है, लेकिन ये चारों जगह याद रखना है किससे रिलेटेड है, पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड है। जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित थे। जो भी यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किया गया है वो किससे रिलेटेड थे, प्री स्टोन एज से रिलेटेड थे। ठीक है, याद रहेगा। देखें सिंघनपुर, चारों जगह का नाम याद हुआ, सिंघनपुर, छापामारा, भंवरखोल, सोनबरसा और गीधा। ठीक है, चार जगह है, सिंघनपुर, छापामारा, भंवरखोल, सोनबरसा और गीधा, ये चारों जगह से एविडेंस मिला है। जिसमें से हमको मेनली स्टडी किसके बारे में करना है, तो सिंघनपुर के बारे में, क्योंकि यही हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, इवन जितना पढ़े हैं, यदि आप चाहो तो वो मेंस में आराम से लिख सकते हो, वो मेंस के लेवल पे ही पढ़ते आए हैं। ठीक है, बाकी कोचिंग्स में मेंस में यही पढ़ाया जाता है, जैसे मैं आपको प्री में पढ़ा रहा हूँ ऐसा बाकी कोचिंग्स में मेंस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सही भी है, क्योंकि उनके साथ परेशानी नहीं है, परेशानी आप लोगों की कि आप ज्वाइन ही मेंस करते हो सीधे, तो उनको ये जब तक फैक्ट नहीं बताएंगे तब तक बात कैसे बनेगी। जो हमारे साथ अभी भी पढ़ रहा है और मेंस में पढ़ेगा, उसके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि प्री में ही हम मेंस के लेवल की चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हम जब मेंस में जाएंगे तो केवल लिखना सीखेंगे। इन्हीं चीज़ों को आप लिखोगे कैसे, कौन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को कैसे मैन्युपुलेट करना है, किसको आगे पीछे करना है और कैसे आंसर बनाना है, सिर्फ ये सीखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, बाद में वही मेहनत अपने को मेंस तक के साथ देगी। बात समझ आ रही है। देखें सिंघनपुर के बारे में, तो पूर्व पाषाण काल का पहला स्थल देखने वाले हैं सिंघनपुर। सिंघनपुर, ठीक है, सिंघनपुर याद रहेगा। सिंघनपुर, सिंघनपुर की खोज की गई थी 1910 में। खोज कब की गई, 1910 में। 1910 में खोजा गया। 1910 में ही क्यों खोजा गया, उससे पहले क्यों नहीं खोजा गया, क्योंकि 1910 में रेल लाइन बिछ रही थी छत्तीसगढ़ के एरिया में, और जब रेल लाइन बिछा रहे थे तो उस रेल लाइन की खोदाई कर रहे थे। उसी समय जब एक्सकेविंग की गई तो पता चला कि नीचे एक संस्कृति है, पूरी एक कल्चर दबा हुआ है, तो फिर उसको खोदना चालू किया गया, उसका स्टडी चालू की गई। तो सबसे पहले इसको खोजा कब गया, 1910 में। खोजा कौन था, खोजकर्ता कौन था, ठीक है, खोजकर्ता देख लेते हैं। इसका नाम है एंडरसन। एंडरसन, ठीक है, एंडरसन याद रहेगा। 1900 ज़्यादातर जितनी भी रायगढ़ में जगह मिली हैं वो पटरी बिछाते समय ही मिली है, और पटरी बिछाने का काम कौन कर रहा था, ये इंजीनियर है रेलवे का, एंडरसन, ब्रिटिश इंजीनियर। ठीक है, तो ज़्यादातर जगह खोजेगा कौन, यही, क्योंकि ये कर रहा था वो काम। इसलिए रायगढ़ में जितनी जगह हमको देखने को मिलती है, ज़्यादातर जगह खोजी किसने थी, एंडरसन ने। बाद में उसका अध्ययन अलग अलग लोगों ने किया, उसके ऊपर स्टडी अलग अलग लोगों ने की, पर खोजने का काम किसका है, एंडरसन का। 1910 में ये खोजा। जब ये खोजा तो वहाँ पे बताया कि इसको क्या क्या मिला, तो बोला कि बहुत सारे शैल चित्र मिले, रॉक पेंटिंग्स मिली, शैल चित्र। ठीक है, शैल चित्र के अलावा क्या मिला, तो इसको बेलनाकार मूसल मिला। सिलेंड्रिकल मूसल, मूसल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो ढूंढ के लिख लेना। हाँ, कुछ भी कूटने वाली चीज़, चाहे आप उसमें लहसुन प्याज कूट लो, चाहे धान कूट लो, चाहे कुछ भी कूट लो, ठीक है, उसको मूसल बोलते। तो बेलनाकार मूसल इसको मिला यहाँ से, याद रहेगा। 1910 में एंडरसन का साथ दे रहा था, इसका सहयोगी था, इसका भी नाम पूछ चुका है, इसलिए याद रख लेते हैं। सहयोग किसने किया, तो C.J. वेलिंगटन नाम है इसका, C.J. वेलिंगटन। ठीक है, C.J. वेलिंगटन।
इसने इसकी हेल्प की और दोनों ने मिलकर क्या निकाला, बेलनाकार मूसल और कुछ शैल चित्र। ठीक, बाद में इसकी स्टडी की गई 1918 में, 1918 में इसको पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। तो 1918 में क्या हुआ, इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, प्रकाशन किस में हुआ है, तो याद रखेंगे ये प्रकाशन हुआ है इंडियन पेंटिंग्स नाम की पुस्तक में। इंडियन पेंटिंग्स, ठीक है, इंडियन पेंटिंग्स, इस पुस्तक में 1918 में इसका प्रकाशन किया गया। याद रहेगा यहाँ तक। इसके अलावा भी कई सारी बुक्स आई जिनमें इनका प्रकाशन हुआ, जैसे ब्रिटेनिका, क्या बोलते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, सॉरी पूरा नाम उसका क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ब्रिटेनिका, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इसमें भी इसका प्रकाशन हुआ है। सिंघनपुर की गुफा के बारे में प्रकाशित किया गया कि एक ऐसी गुफा मिली है जो कि अब से 30,000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है ये, 30,000 वर्ष। ठीक है, लगभग 30,000 वर्ष पुरानी गुफा है। और यहाँ से क्या क्या मिला ये सब इसमें बताया गया। इसके अलावा कनिंघम ने भी इसका अपनी रिपोर्ट में, कनिंघम कौन है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, पुरातत्ववेता, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेज पुरातत्ववेता है। नाम क्या है, कनिंघम। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, कनिंघम की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विभाग में, पुरातत्व की जो पुस्तक है उसमें इसका उल्लेख किया गया, छत्तीसगढ़ के पुरातत्व पुस्तक में। इन सभी जगह पर किसका उल्लेख मिलता है हमको, मतलब सोर्स क्या है इसके पढ़ने का, तो ये सारे सोर्स हैं। ठीक है, 1918 में पहली बार इसको प्रकाशित किया गया इंडियन पेंटिंग्स में। ठीक है, उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में, और बाद में कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में बताया। साथ में छत्तीसगढ़ की पुरातत्व की पुस्तक में भी इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। याद रहेगा, 1918 से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे याद रखना है 1923 से 27 के बीच, 1923 से 27 के बीच इसका फिर से विस्तृत अध्ययन किया गया। ठीक है, अलग से इसको फिर से स्टडी किया गया। कब, 1923 से 27। करने वाला कौन है, नाम याद रखेंगे, अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त, ये भी इंजीनियर है रेलवे का। ये भी गया वहां पर, इसको फिर से वो गुफा मिली, अंदर घुसा तो पता चला और कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वहां पर ये जाके 2 कुल्हाड़ी मिली इसको। क्या मिला है, एक्स कुल्हाड़ी, 2 कुल्हाड़ियाँ मिली किसको, अमरनाथ दत्त को। ठीक है, तो ये बोला कि भाई और लोगों को भेजो जो जानते होंगे, जो पुरातत्ववेता का काम करते हैं। तो फिर 1923 से 27 के बीच और अध्ययन हुआ। और अध्ययन करने वाले कौन थे, तो लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, एन घोष और HD गार्डन, HD गार्डन। ठीक है, इन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया। इसके अलावा एक और आदमी जाएगा, इसका नाम रहेगा राय बहादुर, राय बहादुर मनोरंजन घोष। ठीक है, ये लोग जाएंगे, ये तीनों 23 एविडेंस कलेक्ट करके लाएंगे। कितने,
23, जिसमें से वर्तमान में केवल 13 हैं, 10 गायब हो गए हैं। ठीक है, 23 एविडेंस कलेक्ट किए थे, जिसमें से अभी वर्तमान में 13 हमारे पास हैं, पुरातत्व विभाग में रखे हुए हैं। बाकी के जो 10 हैं वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए समय के साथ, कहीं टूट फूट गए होंगे, कहीं गायब हो गए होंगे वैसे। ठीक है, तो इनको 23 साक्ष्य मिले, इनको अमरनाथ दत्त को 2 कुल्हाड़ी मिली, और जो राय बहादुर मनोरंजन घोष थे इनको 5 कुल्हाड़ी मिली। अब ये कुल्हाड़ी आज की कुल्हाड़ी नहीं थी, ये कैसी कुल्हाड़ी थी, हस्तचलित कुदाल है ये। ठीक है, हस्तचलित कुदाल मतलब हैंड ऑपरेटेड एक्स। ठीक है, जिनको हाथ से फेंका जाता था, उसमें कोई बैट नहीं होता था। जैसे आप एक्स में बैट लगा हुआ देखते हो पीछे, जिसको हैंडल से हैंडल करते हो आप, है ना, हाथ से। वो एक्स में जो ये यहाँ पर एक्स मिले, उनमें कोई हैंडल्स नहीं होते थे। ठीक है, तो उनको चलाने के लिए हाथ का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए उसे क्या कहा जा रहा है, हस्तचलित कुदाल। हस्तचलित कुदाल, हैंड ऑपरेटेड एक्स मिले सभी 5 और ऊपर 2 7। ये सभी एक्स कैसी थी, हस्तचलित। एक्चुअल में एक्स था भी कि नहीं ये भी नहीं पता। देखो हम बात कौन से काल की कर रहे हैं, पूर्व पाषाण काल की कर रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपको पता है? हाँ, पूर्व पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मानव ने ऐसा क्या किया था पूर्व पाषाण काल में? सबसे बड़ी उपलब्धि किसको मानी जाती? हाँ, हाँ, वेरी गुड। नहीं, अभी तक वो रहना चालू नहीं किया है। अभी वो घुमंतु जीवन जी रहा है, जंगली जीवन जी रहा है। ठीक है, नोमैडिक लाइफ जी रहा है। बात समझ आ रही है? पूर्व पाषाण काल की यदि मानव की बात करेंगे तो ये मानव अभी भी जंगलों में घूम घूम कर नोमैडिक लाइफ जीते थे, घुमंतु जीवन जीते थे। ठीक है, और अब मेनली अपनी चीज़ों के लिए किस पे डिपेंड होते थे? तो हंटिंग और फिशिंग पे। हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। इनको एग्रीकल्चर का भी नॉलेज अभी नहीं हुआ है। ठीक है, केवल ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस खा रहे हैं, जितने भी वन उत्पाद होंगे उनको कंज्यूम कर रहे हैं, और साथ में हंटिंग और फिशिंग कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? पर गलती से, चूंकि इस टाइम पे ये यूज़ करते थे हंटिंग के लिए रॉक्स का, पत्थरों का। ठीक है, पत्थरों से फेंक के ही ये क्या करते थे, किसी को शिकार करते थे। उस कंडीशन में क्या हुआ कि किसी दिन ऐसा हो रहा होगा कि ये शिकार करने गए थे और गलती से 2 पत्थर आपस में टकराए और उससे क्या हुई, चिंगारी निकली और आग लग गई। ठीक है, तो पहली बार आग की खोज तो हो गई पूर्व पाषाण काल में, लेकिन इसको नियंत्रित करना नहीं आता था हमको। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, कब जलाना है कब बुझाना है ये हमारे हाथ में नहीं था। हम कोशिश करते थे, कभी ये जल जाती थी कभी नहीं जलती थी, तो हम इसको दिव्य चमत्कार मानते थे कि ये अपने, जब देवता प्रसन्न होते हैं तो यदि पत्थर को आप रगड़ो तो वो अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं, और जब प्रसन्न नहीं होते हैं तो, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो सबसे लेकिन बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमने आग जलाना सीख लिया था। अब हमको ये समझ आ गया कि जब भी हम 2 पत्थरों को रगड़ेंगे, अब ये भी शुरू में तो बिल्कुल कंफर्म नहीं रहा होगा कि कौन से 2 पत्थर, वो तो समय के साथ समझ आया होगा कि कोई विशेष टाइप का पत्थर है, इसी को रगड़ने से, नहीं तो किसी भी पत्थर को रगड़ के आग जला लेते। बात समझ आ रही है? तो पहले तो ये बहुत चमत्कारिक लगा होगा कि कैसे आग निकल रही है, और स्पेसिफाइड किसी, हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति हो जो एक तरीके का पत्थर लाया हो, उसी से बस आग निकल रही है, बाकी सब पत्थर घिस रहे हैं, दूसरों से आग नहीं निकल रही है। तो वो सुपर हीरो वाली फीलिंग आई होगी पहले तो। हाँ, नहीं ऐसा हुआ होगा, नहीं समझ रहे हो भाई? पहली बार कोई कुछ कर रहा है और अचानक बस उसी से हो रहा है और दूसरे से नहीं हो पा रहा है। जैसे जादूगर चमत्कार दिखाते रहता है, अपन आश्चर्यचकित होकर देखते रहते, बस उसके हाथ की सफाई ही तो है, वाकई में थोड़ी कुछ हो रहा है। वो तो इल्यूजन है जो आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि ये इल्यूजन नहीं था, ये सच में हो रहा था, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं था कि ये एक तरीके का पत्थर है जिसको रगड़ने से आग पैदा हो सकती है।
ठीक है, तो पहली बार आग की खोज किए हैं ये लोग इस टाइम पे। ठीक है, और जो पत्थर हैं वो कैसे हैं, बड़े बड़े आकार के, उनको वो तराशना नहीं जान रहे हैं। अब वो ये नहीं समझ पाते कि यदि इनको मैं घिसूंगा तो ये छोटे हो जाएंगे, नुकीले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। ठीक है, अभी वो केवल बड़े बड़े पत्थरों को उठा के मार देता है जैसे भी। हो सकता है ये कुल्हाड़ी भी कहीं से आप कोई पत्थर फेंके और गलती से वो उस एंगल पे कट गया जिस एंगल पे कुल्हाड़ी दिखती है, और वो हमको मिल गया गलती से, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये लोग कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे। हम भी केवल अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होता होगा, जरूरी नहीं है कि वैसा ही होता होगा, क्योंकि अभी तक हम पत्थरों को तराशना नहीं सीखे। जब इसके नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे हम मध्य पाषाण काल में, वहाँ पर हम देखेंगे कि हम पहली बार पत्थरों को तराशना सीखेंगे, तो उससे हम छोटे हथियार बनाना सीखेंगे। इसीलिए उस एज को ही माइक्रोलिथिक एज बोलते हैं अपन। समझ आ रहा है? हाँ, तो अभी जो मिल रहा है ये एविडेंस तो है, पर अभी तक हम उसको तराशना नहीं सीखे, तो ये केवल मिली हुई चीज़ें हैं, इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कुल्हाड़ी रही होगी। वो भी कुल्हाड़ी जैसी लगभग दिख रही है, एग्जैक्ट भी नहीं है कि कुल्हाड़ी है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये कौन खोज लिया हस्तचलित कुदाल? राय बहादुर, मनोरंजन घोष और अमरनाथ दत्त। और बाकी 23 एविडेंस जो शैल चित्र आदि के रूप में थे, उनको कौन कलेक्ट करके लेके आया? लोचन प्रसाद पांडे, एन घोष और HD गॉर्डन। ठीक है, जब लेके आए तो इसमें बहुत सारे शैल चित्र थे। क्या थे? शैल चित्र। समझते हैं शैल चित्र की थोड़ी डिटेल, देखते हैं क्या क्या शैल चित्र थे। ठीक है, तो यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें एक मानव की आकृति मिली है जो कि मुखौटा लगाए हुए। ठीक है, तो मुखौटा लगाए हुए मानव की आकृति। ये रॉक पेंटिंग्स का हिस्सा है ना। रॉक पेंटिंग जो मिली है उसमें कोई व्यक्ति मुखौटा लगाया हुआ। विद्वानों में ये मतभेद है, कोई कहता है कि उसकी मुंडी उल्टी है। ठीक है, कोई बोलता है कि नहीं वो मुखौटा लगाया हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो कई लोग इसको डरावना व्यक्ति मानते हैं कि वो एक जानवर पे बैठा हुआ उसको दिखाया गया है और उसकी मुंडी कैसी है? उल्टी है। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे उसको कि वो व्यक्ति क्या किया हुआ है? मुखौटा लगाया हुआ है। याद रहेगा, मुखौटा लगाए हुए व्यक्ति की आकृति मिली है। इसके अलावा जो मानव की आकृति मिली है वो सीढ़ी नुमा मिली है। ठीक है, सीढ़ी नुमा, लैडर शेप्ड। अब ये कैसा होता होगा, ऐसा मन में ख्याल आ रहा है क्या? हैं? कुछ नहीं होता, बस ऐसे बनाए हुए हैं। मैं अभी बना के दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ बना हुआ है, तो ये लेडर शेप्ड हो गया। बात समझ आई? ऐसी मानव की आकृति यहाँ पर मिली है। याद रहेगा? तो मुखौटा लगाए हुए मानव की आकृति, लेडर शेप्ड मानव की आकृति, ये सब हमको कहाँ से देखने को मिलती है? सिंघनपुर की गुफा से देखने को मिलती है। ये जितनी शैल चित्र मिले हैं इन सभी का कलर कैसा है? तो ये है गेरवे रंग की, गेरुआ। रंग दे तू मोहे गेरुआ, है ना, तो वही वाला गेरुआ है। ठीक है, नहीं तो पता चल रहा है कई लोगों को यही नहीं पता होगा गेरुआ क्या होता है सर। तो शाहरुख खान का एक क्या है, सॉन्ग है, तो वो सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा गेरुआ क्या होता है। ठीक, तो ये ज़्यादातर आकृति कौन से कलर की है? गेरवे कलर की आकृति है। याद रहेगा, यहाँ से मिलने वाली आकृतियाँ गेरवे कलर की। ऐसा माना जाता है कि ये आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया गया होगा। बांस और एक सरकंडा, एक हर्ब आता है। सरकंडा एक हर्ब है, मतलब एक पौधा है छोटा, जिसकी डंगाल से आप क्या बना सकते हो? पेन जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप देखे होगे जो पेंटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, कई बार बांस के डंडे का यूज़ करते हैं और कई बार वही सरकंडा के डंडे का। सरकंडा नाम उसी पे पड़ा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो पौधा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता था इसलिए।
ठीक, तो उसका यूज़ करके ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं ऐसा माना जाता है। अब आयरन ऑक्साइड कहाँ से मिलेगा उन लोग को ये मत सोचने लग जाना, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जनरली मिट्टी में होता है, लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड मिलता है। उसी लाल मिट्टी में भिगो भिगो के वो क्या करते थे, चित्र बनाते थे। अब वो मिट्टी भी नहीं भिगाते थे, भीगी हुई मिट्टी मिल गई होगी, उसी में डुबा डुबा के लिख दिए होंगे कि ऐसे टाइप के दिखते हैं हम लोग, है ना। अब क्या पता वो पेंटर अच्छा ना रहा हो, आप लोग के जैसा रहा हो, ऐसा कुछ बना दिया हो और बोले ऐसे ही दिख रहे हैं। नहीं आती पेंटिंग तो कैसे करेगा, पर बताना तो था। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या मिला है, शैल चित्र में मुखौटा लगाए हुए मानव की आकृति है, सीढ़ी नुमा मानव की आकृति है, और ये सारी आकृतियाँ किस कलर की हैं, गेरवे रंग की हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो आकृतियाँ हैं, ऐसी आकृतियाँ ये किसके सदृश हैं, किससे सिमिलैरिटी रखती हैं, तो ये मानते हैं कि ये स्पेनिश मूर्तियाँ जो होती है, ठीक है, स्पेनिश और मैक्सिकन, स्पेनिश और मैक्सिकन जो मूर्तियां होती हैं उससे सिमिलर दिखती हैं, ठीक है। ये माना गया कि यहाँ से जो रॉक पेंटिंग्स मिली थी वो किससे सिमिलर थी, स्पेनिश और मैक्सिकन जो स्टैच्यूज होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, उनसे सिमिलैरिटी रखती थी, ठीक है। बाद में ये पता चला कि ये एग्जैक्ट किसके जैसी दिखती हैं, तो ऑस्ट्रेलियन पेंटिंग्स के जैसी दिखती हैं, ठीक है। यहाँ की मूर्तियों के समान है, लेकिन ये पेंटिंग्स मिलती किससे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन पेंटिंग से मिलती हैं। ऑस्ट्रेलियन पेंटिंग से मिलती हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया क्या? स्पेनिश और मैक्सिकन ये दो देश हैं, स्पेन और मैक्सी, ठीक है। वहाँ जो मूर्तियाँ पाई जाती हैं वो इस पेंटिंग से के जैसे दिखती हैं, ठीक है, ये बोल रहा हूँ। और ऑस्ट्रेलिया में जो चित्र बनाए जाते हैं, जो चित्रकारी की जाती है, वो किससे मिलती जुलती है, वो इस पेंटिंग से मिलती जुलती। दोनों में अंतर है, एक मूर्ति की बात कर रहा है, एक पेंटिंग की बात कर रहा है। बात समझ आई? तो ये इससे सिमिलैरिटी रखते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से देश की चित्रकारी इससे मिलती जुलती है, तो ऑस्ट्रेलिया। और कौन सी देश की मूर्तियाँ इससे मिलती जुलती है, तो स्पेनिश और मैक्सिकन मूर्तियाँ इनसे मिलती जुलती हैं। याद रहेगा ये सारी चीज़ें। इसके बाद कुछ विशेष फैक्ट याद रखना है कि ये जो गुफा है वो प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है और सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है, ठीक है। ऐसी ही भारत की सबसे प्राचीन गुफा जो पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड है उसको बोला जाता है भीमबेटका, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। चूंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो गुफा है इसका जो द्वार है वो दक्षिण मुखी है। बात समझ आया? नहीं समझ आया? गुफा जो खुलती है, जो इसका गेट है, वो डायरेक्शन कौन सा है, वो साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका जो फेस है इस द्वार का, इसका जो द्वार है उसका फेस कौन सा है, दक्षिण। तो ये जो गुफा का द्वार है, गुफा का द्वार दक्षिण मुखी है, दक्षिण मुखी है। याद रहेगा? ये गुफा लगभग 300 मीटर लंबी और 7 मीटर ऊंची है, ठीक है। 300 मीटर लंबी और 7 मीटर ऊंची गुफा है जिसका द्वार दक्षिण की ओर है। इस गुफा में यदि आप जाओगे तो ये रायगढ़ से पश्चिम में स्थित है, रायगढ़ से पश्चिम दिशा में, रायगढ़ से पश्चिम में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा,
अब यदि आपको 100 शब्द में लिखने आ जाए सिंघनपुर की गुफा, तो आपके पास इतना फैक्ट है, ये एक पेज और ये एक पेज, इतना फैक्ट आप बता सकते हो। बात समझ आ रही है? 100 शब्द में 125 शब्द तक जा सकता है ये आराम से। आपको मैप का यूज करना है। यदि ये 125 या 175 में पूछा तो आपको पूरा पूरा प्रागैतिहासिक काल का पूर्व पाषाण काल पूछेगा। पूर्व पाषाण काल में इन सभी जगहों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हो। कैसे? पूर्व पाषाण काल की शुरुआत करोगे कि भाई पूर्व पाषाण काल के ज़्यादातर जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? रायगढ़ जिले से मिले हैं, ठीक है, जिनमें सभी नाम लिख दिया आपने पहले कि ये स्थल खोजे गए हैं। इसमें से सिंघनपुर को आप पहले डिस्क्राइब किए कि सिंघनपुर से क्या क्या कब कब कैसे कैसे मिला, कौन कौन खोजा। उसके बाद आप जब दूसरे फैक्ट पे जाओगे कि सिंघनपुर के बाद जब आपको छापा मारा बताना है, तो आप छापा मारा में फिर से कुछ फॉल्स चीज़ें बताओगे, जैसे कि भाई 2-3 चीज़ें तो फैक्ट ही लिखना है कि भाई रायगढ़ में स्थित है, इसको भी एंडरसन ने खोजा था, 1910 में खोजा था, ठीक है। यहाँ से भी रॉक पेंटिंग्स और कुछ प्रमुख औजार मिले हैं, क्या मिला है नहीं बताना है, कौन सी पेंटिंग्स मिली है नहीं बतानी है मेरे को। बात समझ आई? और ऐसा करोगे तो 325 भी लिखा जाएगा, 375 भी लिखा जाएगा, सॉरी 175 और 125 भी लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है? पर प्री के लेवल पे केवल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जगहों के नाम और सिंघनपुर का फैक्ट, स्पेशली की खोज कौन किया, कब किया, ये दोनों फैक्ट, और क्या मिला। बात समझ आई? क्या मिला, कौन खोजा, कब खोजा, प्री में ये इंपॉर्टेंट है। मेंस में बाकी चीजें भी बताना पड़ेगा कि भाई प्रकाशन कब हुआ, क्या क्या मिला, तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी चीज किससे मिलती जुलती है, क्या हो रहा है, वो सब चीज, ठीक है। हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, हर क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ें तो इस क्लास में भी पढ़ रहे हैं। बात समझ आया? ठीक है, तो ये आपका क्या है, पूर्व पाषाण काल, ठीक। कोई कंफ्यूजन इसमें? चले मध्य पाषाण काल में। चलिए दूसरी जगह देखते हैं, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। फिर से जगह बना लेते हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल में हमको दो जगह याद रखनी है, दो जिले याद रखने हैं। पहला जिला याद रखेंगे रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ में याद रखेंगे कबरा पहाड़, कबरा पहाड़, ठीक है। कबरा पहाड़ याद रहेगा। कबरा पहाड़ कहाँ पर है? रायगढ़ में, ठीक है। दूसरी जगह याद रखेंगे बस्तर में, बस्तर में। बस्तर में क्या क्या याद रखना है? तो बस्तर में याद रखेंगे केवल नाम, अपन डिटेल पढ़ेंगे केवल कबरा पहाड़ का। बस्तर के केवल नाम याद रखेंगे। नाम में क्या क्या नाम याद रखना है? तो पहला नाम है कालीपुर, कालीपुर, ठीक है, याद रहेगा कालीपुर। दूसरा नाम याद रखेंगे खड़ग घाट, कालीपुर खड़ग घाट, ठीक। घाट लोहांग, खड़ग घाट, घाट लोहांग, ठीक है, घाट लोहांग। गढ़ चंदेला, गढ़ चंदेला, गढ़ घोगरा, गढ़ चंदेला, गढ़ घोगरा,
भातेवाड़ा और राजपुर। भातेवाड़ा राजपुर 7 जगह हो गई, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, ये सातों जगह कहाँ पर है? बस्तर में। कालीपुर, खड़क घाट, घाट लोहांग, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, भातेवाड़ा और राजपुर। ठीक है, सीधा सा है। काली माँ क्या लेके चलती है? खड़ग लेके। ठीक है, इसी खड़ग घाट याद आया, घाट से ही घाट लोहांग। ठीक है, घाट से ही घाट लोहांग, 3 नाम याद हो गए। काली, खड़ग, खड़ग से खड़ग घाट से घाट लोहांग। ठीक है, जहाँ घाट लोहांग है वो क्या है? गढ़ है। किसका गढ़ है? चंदेलों का गढ़ है, तो गढ़ चंदेला। ठीक है, जहाँ घाट है वो गढ़ है, किसका? चंदेलों का गढ़ है। और किसका गढ़ है? घोघरों लोगों का घर है। ठीक है, घोघरा लोगों का। ठीक है, तो 5 नाम याद हो गए। काली, खड़ग, खड़ग से खड़ग घाट, घाट से घाट लोहांग। ठीक है, घाट लोहांग से घाट, घाट कहाँ पर है? तो गढ़ में है। कौन, किसके गढ़ में? तो चंदेल और घोघरा, तो गढ़ चंदेला और गढ़ घोघरा याद हो गया। ठीक है, वहां पे क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। ठीक है, गढ़ में क्या होगा? राजा होगा, तो राजपुर। किसी भी गढ़ में कौन होता है? राजा होता है। और ये क्या खाता है? भात खाता है। ठीक है, तो सातों नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, कुछ भी रिलेट करना है याद होना चाहिए। बात समझ आ रही है? पर मैं इस पे भरोसा नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि आप कई बार पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर बाई चांस ऐसा नहीं हो रहा है तो ये ऐसा कोई ऑप्शन आप लेके बना सकते हो कि भाई काली माता है, खड़ग रखती है, तो फिर खड़ग घाट आ गया। जब घाट आ गया तो घाट से घाट लोहांग आ गया। घाट लोहांग आ गया तो घाट कहाँ पर होगा? किसी ना किसी गढ़ में होगा। तो 2 गढ़ हैं। कौन कौन से गढ़ हैं? तो चंदेला और घोघरा, ये 2 गढ़ हैं। यहाँ पर राजा है जो कि राजपुर नाम याद आना चाहिए राजा से। ठीक है, और ये क्या खाता है? तो भात खाता है, इसलिए भातेवाड़ा। ठीक है, तो ये सातों नाम आपको याद हो जाएगा। अपन किसकी डिटेल करने वाले हैं? कबरा पहाड़ की। कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ भी रायगढ़ में है। मतलब इसकी खोज 1910 में हुई और खोजने वाला कौन था? एंडरसन था। ठीक है, एंडरसन खोजा है इसको। ये दूसरी सबसे प्राचीन गुफा है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, दूसरी सबसे प्राचीन गुफा छत्तीसगढ़ की, 1910 एंडरसन। ठीक है, और दूसरी सबसे प्राचीन गुफा, याद रहेगा, दूसरी सबसे प्राचीन गुफा। यहां से भी बहुत सारे शैल चित्र मिले। शैल चित्र, क्या क्या शैल चित्र मिले हैं वो याद रखना है। तो याद रखेंगे, यहां से छिपकली की आकृति मिली है। सॉरी, छिपकली। दूसरी आकृति मिली है घड़ियाल की। ठीक है, घड़ियाल, छिपकली और घड़ियाल। भाई बनाया होगा, हो सकता है छिपकली ही, पर अब जब बन गया, ऐसा कुछ बना दिया बाई चांस, है ना, ऐसे मुंह फाड़े हुए। अब ये देखने वाला बोल रहा है कि डायनासोर है, देखने वाला बोल रहा है कि छिपकली है, और देखने वाला बोल रहा है कि ये घड़ियाल है, मतलब मगरमच्छ। ठीक है, तो तीनों दिखने में तो एक ही जैसे दिखेंगे यदि आप पेंटिंग बना दोगे तो, जब तक आप बहुत बड़े पेंटर नहीं हो। बात समझ आ रही है? तो अजम्पशन है कि ये छिपकली है, तो कोई बोला घड़ियाल है, और ये पाया गया कि इसके साथ इस यहाँ पर किसका चित्रण था? सांभर का। सांभर, ये इडली वाला सांभर नहीं है। ठीक है, जानवर वाला सांभर है। नहीं तो बोलोगे सांभर कैसे बनाए थे सर, उन लोग थोड़ी इडली खाते थे। भाई वो जानवर वाला सांभर है। ठीक है, तो ये
3 पेंटिंग्स मिली और ये तीनों पेंटिंग्स लाल रंग की हैं। इनका कलर कैसा है? लाल है। ठीक है। इसके अलावा क्या मिला? तो यहां से कुछ औजार मिले। ठीक है, लघु पाषाण औजार। लघु पाषाण औजार जो कैसे थे? तो अर्धचंद्राकार थे, हाफ मून शेप्ड अर्धचंद्राकार फलक। ठीक है, इनका जो फेस था वो कैसा था? हाफ मून शेप्ड था। ठीक है, लघु पाषाण औजार थे, मतलब कि छोटे साइज के औजार थे, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथिक एज। ये पता है मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी घटना क्या है? जैसे वहां पर आग की खोज हुई, यहां पर क्या हुआ? हाँ, भंडार गृह। जब तक आदमी स्टेबल नहीं होगा, जब तक स्थायी निवास नहीं होगा, तब तक वो भंडारण गृह बना ही नहीं सकता। और अभी तक जो मानव है वो नोमैडिक लाइफ जी रहा है, घुमंतु जीवन जी रहा है मध्यकाल तक। हाँ, माइक्रोलिथिक तो हो गए, ये तो है ही। और एक बड़ी उपलब्धि है इसी काल से रिलेटेड। नहीं, अभी तक खेती करना नहीं सीखे हैं हम। वो पहले में हो गया। पूर्व पाषाण काल का मतलब ही यही था कि हम पेड़ से कहाँ आ गए? जमीन में। और जमीन में आए तो हमको शिकार करना पड़ा, क्योंकि जब तक पेड़ में रह रहे थे तब तक कंदमूल फल यही खा रहे थे, तब तक आदमी वेजिटेरियन था। जब तक पेड़ में था तब तक वेजिटेरियन ही था। जब वो जमीन में उतरा तो उसकी आवश्यकताएं बदल गई। ठीक है, अब उसको शिकार करना पड़ा, क्योंकि खाने की कमी होने लग गई। भाई जमीन में कहाँ से खाना मिलेगा? फल नीचे थोड़ी उगा रहेगा, वो तो ऊपर उगा है। तो जब नई पीढ़ी आई होगी, उनको पेड़ में चढ़ना नहीं आता रहा होगा, तो उन्होंने खाने का नया तरीका ढूंढा जो शिकार था। बात समझ आई? तब वो मांसाहारी हुआ पहली बार। इसका मतलब हम सब कभी ना कभी मांसाहारी रहे होंगे। ठीक है, हम मतलब हमारे पूर्वज। ठीक है, नहीं तो सब नहीं है ना। अब आप तो बाय चॉइस, माय चॉइस। हाँ, तो अब नहीं बोल सकते, पर हाँ पहले ऐसा रहा होगा कि सभी पहले वेजिटेरियन रहे होंगे और फिर समय के साथ सभी नॉन वेजिटेरियन भी हुए होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ा होगा, जब हमारी समझ डेवलप हुई होगी, तो हमको ये समझ आया होगा कि किसी दूसरे को जीवन जीने का अधिकार है, तो इसलिए उसको नहीं मारा जाना चाहिए। तब हमने फिर ये कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई मांसाहारी अलग होता है और शाकाहारी अलग होता है। नहीं तो उसके पहले तो हम सभी शाकाहारी थे और एट अ टाइम हम सभी मांसाहारी थे। ठीक है, तो ये छिपकली, घड़ियाल, सांभर ये लाल रंग के मिले हैं। ठीक है, साथ में लघु पाषाण औजार मिले हैं जो कि कैसे थे? छोटे थे आकार में और अर्धचंद्राकार फलक वाले थे, हाफ मून शेप्ड फेस थे। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है हमको? कबरा पहाड़ से मिला है। ये रायगढ़ में स्थित है, दूसरी सबसे प्राचीन जगहों में से एक है। याद रहेगा? अच्छा, मैं जो बता रहा था वो तो बताया ही नहीं कि दूसरी उपलब्धि क्या थी सबसे बड़ी मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में पहली बार मानव ने पशुपालन सीखा था। ठीक है, पशुपालन। और सबसे पहले पाला गया जो जानवर था वो क्या था? कुत्ता। ठीक है, सबसे पहले किसको पाले हम? कुत्ते को पाले। उसके पीछे भी लॉजिक रहा होगा कि कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो कि बिना पुचकारे भी आपके पास आ जाएगा। यदि उसको आप प्यार नहीं कर रहे हो तो भी वो आपके पास आ जाएगा, है ना? तो उसको पालना आसान होता है। और बाकी जो जानवर है, जब तक आप उसके लिए कुछ करोगे नहीं तब तक वो आपके पास आएगा नहीं। और स्पेशली हिंसक जानवर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। उनको एक तो आपको बचपन से सिखाना पड़ेगा, जब वो बिल्कुल न्यू बॉर्न है उस टाइम से, और फिर उनको अपने कल्चर के हिसाब से आपको डेवलप करना पड़ेगा। तब भी ये कंफर्म नहीं रहता कि वो आपके अकॉर्डिंग ही बिहेव करे।
कई बार गुस्सा होने पे आप देखे हो कई घटना हो जाती है ना, जो शेर वेर को पाले रहते हैं, जिस दिन शेर गुस्से में आया, जिस दिन उसको अपनी शक्तियों का एहसास हो गया, उस दिन आप गायब, है ना। जब तक उसको नहीं पता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तब तक तो वो आपकी बात मानेगा। हाँ, कुत्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं, शेर की तो बात ही अलग है। आजकल बड़े बड़े कुत्ते आ गए हैं अलग अलग ब्रीड्स के, है ना, वही अटैक कर देते हैं, तो उनसे नहीं बच पा रहा है आदमी, तो शेर पालना तो फिर दूर की बात है। पर फिर भी पॉसिबल है, लोग पालते भी हैं, है ना। यूएई में तो ज़्यादातर लोग शेर पालते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है। हाँ, दुबई में तो वहाँ के कल्चर में है कि उनके पास उतना सोर्स है अर्निंग का। यहाँ तो आदमी के पास खुद के लिए नहीं है, तो शेर को पाल के कैसे करेगा, है ना। तो ये याद रहेगा, मध्य पाषाण काल। ठीक, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो मे भी वहाँ पर आपको बताएं कि क्या क्या फीचर्स हैं मध्य पाषाण काल के। यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। उसके फीचर्स यहाँ पे आज तक नहीं पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ में। फिर भी आपको कुछ बड़े बड़े फीचर्स बता दे रहा हूँ मैं, जैसे कि छोटे औजार मिलेंगे, पशुपालन की खोज हो गई है। ये सब कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये पढ़ते हैं हम कहाँ पर, इंडियन हिस्ट्री में। जैसे पहली बार मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आदमगढ़। नाम सुने, क्योंकि आदमी मिला था, इसलिए वहाँ उसका नाम ही क्या पड़ गया, आदमगढ़। भीमबेटका, ये सब पहले पूर्व पाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक है, ऐसे ही पहली बार पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये सब आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम केवल जो डिवाइडेशन किया है पुरातत्ववेताओं ने, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि ये भी डिवाइडेशन, कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको कि वो होना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बनाना हमको पूर्व पाषाण काल में आता ही नहीं था। ठीक है, सच्चाई तो ये है, पर वो वैसा दिख रहा है इसलिए हम बोल दिए कि वो कुल्हाड़ी। बात समझ आ रही है। नहीं तो हम पत्थरों को तराशना नहीं सीखे हैं पूर्व पाषाण काल में, वो तो हम माइक्रोलिथिक एज में सीखे हैं, मध्य पाषाण काल में। यहाँ पर मिलना जायज है कि होगा, वहाँ पर मिलना नहीं। बात समझ आई, तो ये याद रहेगा। हाँ, ये क्या है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण के बाद चलते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, ठीक है। उत्तर पाषाण काल में केवल 2 जगह याद रखनी है। फिर से एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, ताकि जब बना ही रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप सभी जिले बनाओ। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है, पूरा ज़्यादा टाइम लग रहा है बनाने में, तो सिंपली जिस जिले को मैं बता रहा हूँ केवल उस जिले को आप बना के रख लीजिए। जैसे अभी हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी 2 जगह की। एक है गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये वाला एरिया। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मारवाही। और दूसरा ये रायगढ़ वाले एरिया में महानदी घाटी। ठीक है, यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मारवाही में आपको मिलेगा धनपुर। कौन सी जगह है, धनपुर। और रायगढ़ वाले एरिया में आपको मिलेगा यहाँ पर महानदी घाटी। महानदी घाटी, ये जो दोनों स्थल हैं वो उत्तर पाषाण काल से रिलेटेड हैं। यदि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होते तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, अलग अलग नहीं करते। ठीक है, पर यहाँ पर किया गया है स्टडी के लिए, तो हम उसको वैसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, धनपुर, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस धनपुर में ये याद रखना है। धनपुर कहाँ पर है, गौरेला पेंड्रा मारवाही ना, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मारवाही में स्थित है। यहाँ पर मानव आकृतियाँ मिली हैं शैल चित्र के रूप में। मानव आकृतियों का चित्रण है, मानव आकृतियों का चित्रण है। ठीक है, सिंपली एक लाइन में याद रखना है।
और दूसरी जगह हम खोजे हैं महानदी घाटी। यहाँ से भी उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। महानदी घाटी, रायगढ़। ऐसा अलग अलग करके क्यों याद रख रहे हैं? क्योंकि पूछ चुका है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, उत्तर पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, इसलिए ये कर रहे हैं अपन, ठीक है। भले हमारे पास ज़्यादा फैक्ट नहीं हो लेकिन नाम याद होना चाहिए। तो ये दो नाम हम कहाँ पर याद रखेंगे? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की सर्वप्रमुख घटना कृषि और स्थायी निवास। स्थायी निवास की शुरुआत हुई थी अभी, ठीक है। और दूसरा बीज बोने की शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी। कृषि और बीज बोने में अंतर है ना। केवल हम अभी बीज बोना सीखे हैं, कृषि करना नहीं सीखे। मतलब बहुत सारे बीज एक साथ बोना नहीं सीखे, केवल एक बीज बोना सीखे। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग पॉइंट हम मान सकते हैं कि हमने क्या सीख लिया था? बीज बोना सीख लिया था, ठीक है। इसी प्रकार जो मानव है, बीज बोने, जैसे ही बीज बोया तो उसको देखने के लिए रुकना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ समय रुकने के लिए उसने जो रॉक शेल्टर हमको मिल रहे हैं, गुफा मिल रही है, वहाँ पर वो रहना चालू कर दिया था। अब इसके जब नवपाषाण काल में जाओगे तब वहाँ पर आपको इसी का नेक्स्ट फॉर्म मिलेगा। बीज बोने से हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? एग्रीकल्चर तक पहुँच जाएंगे और इस स्थायी निवास को हम परमानेंट बना लेंगे, मतलब वाकई में स्थायी निवास करने लग जाएंगे। ये अभी तक के परमानेंट नहीं था, लेकिन इसके बाद परमानेंट हो गया। वो भी क्या परमानेंट था? कृषि आने के बाद भी हम परमानेंट हमेशा के लिए किसी एक जगह पर रहना चालू नहीं किए थे, क्योंकि हम कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर करते थे? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो उसके लिए तो हम फिर से ट्रांसफ़र हो जाते थे। लेकिन ये है कि पहले की अपेक्षा वो जो मोबिलिटी है वो कम हो गई, कहीं ना कहीं हम रुकने लग गए थे। तो वो ये वाले काल में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, इसके बाद वाले काल में और ज़्यादा देखने को मिलेगी। बात समझ है? तो ये स्थल किससे रिलेटेड है? उत्तर पाषाण काल से। बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम 4 स्थल देखेंगे जो कि नवपाषाण काल के लिए स्पेशली रिलेट करके रखेंगे। बाकी वैसे बहुत सारे स्थल हैं जो कि इसके बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन मेनली हम 4 स्थलों को नवपाषाण काल में डिवाइड करके याद रखेंगे। इसी को मिटा के बना दूं क्या? हाँ, कि इसको रहने दूं और इसके साथ ही बना दूं? डिवाइड कर लोगी? नहीं, मिटा देता हूँ, कंफ्यूज हो गए तो। ठीक, थोड़ा और मैप बनाना पड़ेगा। ठीक, देखें, हाँ देखें इसको। रायगढ़, रायगढ़ में याद रखेंगे, रायगढ़ में याद रखना है टेरम। क्या नाम याद रखेंगे? टेरम, ठीक है। रायगढ़ में टेरम, ये है हमारा राजनांदगांव। राजनांदगांव में याद रखेंगे, पहले ये राजनांदगांव में था, अभी इसको बालोद में लेने लग गए, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ये राजनांदगांव बोले चाहे बालोद बोले, आप ऑप्शन के हिसाब से लेंगे। वर्तमान में किस में आने लग गया है? बालोद में आने लग गया। नाम क्या है इसका? चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी, ठीक है, चितवा डोंगरी। नवपाषाण काल में पहला स्थल याद रख लेते हैं, चितवा डोंगरी, ठीक है। चितवा डोंगरी कहाँ पर है बोल रहा हूँ मैं? ये राजनांदगांव या बालोद, अभी के हिसाब से कहाँ पर है? बालोद में या फिर राजनांदगांव। याद रहेगा?
दूसरा स्थल देखें हम रायगढ़ में टेरम, ठीक है, रायगढ़ में टेरम। तीसरा देखेंगे बालोद में ही अर्जुनी, अर्जुनी, दूसरा याद रखेंगे अर्जुनी, ठीक। तीसरा याद रखेंगे राजनांदगांव में ही एक और जगह, इसका नाम है बोनटीला, बोनटीला, ठीक है, अर्जुनी बोनटीला, याद रहेगा। और लास्ट में हम देखें टेरम, रायगढ़ में, ये कहाँ है, राजनांदगांव में, राजनांदगांव। ये कहाँ पर है, ये बालोद में है, और ये कहाँ पर है, रायगढ़ में, याद रहेगा। चितवा डोंगरी, बालोद या राजनांदगांव लेना है। पहले आप बालोद खोजेंगे, यदि बालोद नहीं है तो उस कंडीशन में आप राजनांदगांव लेंगे। अर्जुनी बालोद में ही है, बोनटीला राजनांदगांव में है, और टेरम कहाँ पर है, तो ये रायगढ़ में है। देखें आगे, चितवा डोंगरी के बारे में कुछ डिटेल याद रखनी है, ठीक है, बाकी का नाम याद रखना है, जो होगा बताऊंगा आगे। चितवा डोंगरी का थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि इसकी खोज किसने की, तो खोज याद रखेंगे की थी भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र, रमेंद्र नाथ मिश्र, इन्होंने इसकी खोज की थी। केवल नाम याद रखना है, ठीक है, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र। क्या मिला था यहाँ से, तो याद रखेंगे यहाँ से टोटल 27 शैल चित्र मिले हैं, 27 रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, जिसमें से ज़्यादातर रॉक पेंटिंग्स किसकी थी, तो ड्रैगन की थी, ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन जानते हो ना, चाइनीज वाला ड्रैगन, ठीक है। और साथ में एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें एक चाइनीज व्यक्ति को गधे पर सवार दिखाया गया है, ठीक है। चाइनीज व्यक्ति को गधे पर सवार दिखाया गया है। याद रहेगा। तो ये चितवा डोंगरी के बारे में याद रखना है। खोज कौन किया है, भगवान सिंह बघेल, कई बार पूछा गया है, भगवान सिंह बघेल के बारे में और रमेंद्र नाथ मिश्र के बारे में, इसकी खोज किसने की है, तो ये दोनों ने की। 27 शैल चित्र पाए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर शैल चित्र ड्रैगन की आकृति वाले हैं। इसके अलावा एक चाइनीज व्यक्ति को गधे पर सवार दिखाया गया है यहाँ पर, याद रहेगा। दूसरी जगह पर चलते हैं, अर्जुनी, ठीक है। अर्जुनी में क्या मिला है, तो यहाँ पर हथौड़े के शैल चित्र मिले हैं, हथौड़े के शैल चित्र, ठीक है, हथौड़ा का शैल चित्र मिला है। वहीं बोनटीला से हथौड़ा ही मिला है, मतलब कराघात कहा जाता है उसे, कराघात की प्राप्ति हुई है, ठीक है। हथौड़ा मिला है कुल मिलाकर, वहां से चित्र मिला था, यहाँ से हथौड़ा मिला है। टेरम में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद नहीं रखना है, केवल नाम याद रखना है।
याद रहेगा। तो ये चारों काल के स्थल हैं, इसी में अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे तो अपन उसको नवपाषाण काल में रख लें या तो प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल बोले, दोनों का मतलब एक ही है। और भी स्थल हैं जो मिले हैं, क्या क्या हैं वो देखते हैं। पहले रायगढ़ से शुरू करते हैं कि रायगढ़ में कौन कौन से स्थल मिले हैं। ठीक है, पहला नाम याद रखेंगे खैरपुर। खैरपुर कहाँ पर है? अभी जो भी स्थल बता रहा हूँ ये सब कहाँ पर हैं? रायगढ़ में। तो आप मैप में यदि बनाना चाहो तो बिल्कुल बना के रख सकते हो कि ये सभी स्थल रायगढ़ में हैं। पहला स्थल है खैरपुर। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं वो अंधेरे में चमकते हैं। ठीक है, जो शैल चित्र मिले हैं वो अंधेरे में चमकते हैं खैरपुर के। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से प्राप्त शैल चित्र अंधेरे में चमकते हुए प्रतीत होते हैं? तो याद रखेंगे खैरपुर। खैरपुर वो जगह है, याद रहेगा खैरपुर। दूसरी जगह इसी में रायगढ़ में याद रखेंगे सूती पाट। सूती पाट इसी के पास है भंवर खोल, पढ़े थे पहले पूर्व पाषाण काल। इसकी विशेषता क्या है सूती पाट की? तो यहाँ पर पशु और किसान की आकृति बनाई गई है। पशु और कृषि करता हुआ किसान की आकृति प्राप्त हुई है, सूती पाट। ठीक है, दूसरा स्थल सूती पाट। तीसरा नाम याद रखेंगे कर्मागढ़। कर्मागढ़, ठीक है। कर्मागढ़ में क्या है, तो ये जो जगह है ये उड़ीसा के बॉर्डर से लगी हुई है कर्मागढ़। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से 300 बहुरंगी आकृतियाँ मिली, मतलब मल्टीपल कलर्स से इंस्क्रिप्टेड जो फॉर्म है वो मिला हुआ है। बहुत सारी, लगभग 300 आकृतियाँ मिली है। ठीक है, और ये 300 फीट चौड़े लंबे 300 फीट लंबे पत्थर पे अंकित हैं, मतलब बनी हुई हैं, जिनमें मुख्य रूप से जलचरों को बताया गया है। मानव आकृतियां नहीं मिली हैं यहाँ से। ठीक है, कर्मागढ़ में मानव आकृतियों का अभाव है, एक भी मानव की आकृति नहीं मिली है। किसको बताया गया है? जो जल में चलने वाले जीव हैं, जलचर हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं। वो कितनी है? लगभग 300 है, जो कि 300 फीट लंबे पत्थर पर बनी हुई है। कर्मागढ़। याद रहेगा कर्मागढ़। ये सभी स्थल रायगढ़ में है। कर्मागढ़ उड़ीसा बॉर्डर साइड पड़ता है, बाकी बीच का स्थल है। ठीक है, अच्छा सिंघनपुर में उसका लोकेशन नहीं बताया ना, एग्जैक्ट लोकेशन याद रखेंगे। सिंघनपुर में एक पॉइंट ऐड कर लेंगे सिंघनपुर वाले पॉइंट में कि वो कहाँ पर है। तो वो चवर ढाल पहाड़ी पर है। उस पहाड़ी का क्या नाम है जिसमें वो केव है? चवर ढाल पहाड़ी। लिख के बता दूं, चंवर ढाल पहाड़ी। ये कहाँ पर पड़ती है? तो हसदेव और मांड, अभी पढ़ेंगे नदी, हसदेव और मांड नदी का बेसिन है। हसदेव और मांड नदी के बेसिन, जो बेसिन का एरिया है वहाँ पर ये केव बनी हुई है, चवर ढाल की पहाड़ी। इसी चवर ढाल की पहाड़ी के नीचे साइड कौन सी गुफा है? सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, याद रहेगा। सिंघनपुर में ये पॉइंट छूट गया था तो याद रख लेंगे कि पूछ दिया कि चवर ढाल पहाड़ी, तो फिर वो याद रहे ताकि आपको। ठीक है, ये याद रहेगा कर्मागढ़ तक। कर्मागढ़ के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है ये है बसनाझर। बसनाझर, ठीक है, कर्मागढ़ के बाद बसनाझर। बसनाझर से क्या मिला है? तो भैंस, हाथी और गेंडा। ठीक है, भैंस, हाथी और गेंडा का शिकार करते हुए मानव की आकृति है। भैंस, हाथी और गेंडा। भैंस, हाथी और गेंडा का शिकार करते हुए मानव की आकृति है। ठीक है, बसनाझर में। ये ऐसे ही पूछा जाता है कि खैरपुर में क्या मिला है,
स्तुति पाठ में क्या मिला है, कर्मागढ़। इवन कि आपसे मेंस में 30 शब्द में पूछ ले तो भी आपसे लिखते बन जाएगा। भाई बताओगे ना कि रायगढ़ में स्थित है, फलाने काल का है, मतलब नवपाषाण कालीन स्थल है, जहाँ से जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं वो अंधेरे में चमकती है, जहाँ से जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं उसमें पशु और किसान का अंकन, ऐसे अलग अलग। तो 30 शब्द में आराम से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, बात समझ आ रही है। कर्मागढ़ बसनाझर। बसनाझर के बाद अगला स्थल जो याद रखेंगे वो है ओंगना। ओंगना, बसनाझर, ओंगना। ओंगना से क्या मिला है, तो ओंगना से जो शैल चित्र मिले हैं उसमें एक व्यक्ति को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए व्यक्ति और नृत्य करते हुए व्यक्ति का चित्रण किया गया है। नृत्य करते हुए, डांसिंग मैन एंड ही वॉज प्लेइंग वीणा। ठीक है, जिसको हार्पर बोला जाता है इंग्लिश में। हार्पर, वीणा को ही हार्पर कहा जाता है। ठीक, ये क्या था, ओंगना। ओंगना के बाद याद रखेंगे पझरा पानी। पझरा पानी, ओंगना पझरा पानी। पझरा पानी से क्या मिला है, तो पझरा पानी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्ड आकृतियां मिली है, जैसे त्रिभुज, वर्ग और क्या बोलते हैं उसको, ओव्यूल शेप को क्या बोलते हैं, अंडाकार। ठीक है, त्रिभुज, वर्ग, अंडाकार और अर्ध सूर्य की आकृति मिली है यहाँ से। अर्ध सूर्य, हाफ सन। अरे आप लोग बनाते हो ना बिंदी बिंदी, ऐसे ऐसे रहती है। हाँ, ऐसे नहीं बनाते हो, ऐसे। तो ये अर्ध सूर्य हो गया ना। हाँ, ऐसी आकृति मिली हुई है। ठीक है, पझरा पानी याद रहेगा। ये आपके वो स्थल थे जिनके डिटेल्स याद रखनी है। इसके अलावा कुछ नाम जो रायगढ़ में मिले हैं उनके नाम केवल याद रखने। जैसे पहला नाम याद रखेंगे उषा कोठी। उषा कोठी, ये भी प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, उषा कोठी। ठीक है, उषा कोठी। सिडोली, उषा कोठी, सिडोली, उषा कोठी, सिडोली। ठीक है, सिडोली। डोंगरी, डोंगरी, उषा कोठी, सिडोली, डोंगरी। ठीक है, लीखा माड़ा, लीखा माड़ा। हाथा, लीखा माड़ा, हाथा। और आखिरी याद रखेंगे सोखा मुड़ा। सोखा मुड़ा, लीखा माड़ा, हाथा, सोखा मुड़ा। ठीक, ये सब स्थल आपको रायगढ़ में मिलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद रायगढ़ के नीचे आएंगे तो सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एक स्थल याद रखना है, गाताडीह। गाताडीह, केवल नाम याद रखना है, गाताडीह। ठीक, रायगढ़ में क्या है, गाताडीह। और नीचे आ जाते हैं कांकेर में। कांकेर में एक स्थल है चारामा। पढ़े थे, चारामा पढ़े थे। हाँ, चारामा, इसके लिए स्पेशली याद रखना है कि चारामा से एलियंस की आकृति मिली है, एलियंस के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चारामा से जो आकृतियां मिली हैं उनमें एलियंस बनाए गए थे। कांकेर में ही और नाम याद रखेंगे, जैसे खैर खेड़ा, खैर खेड़ा, गाड़ा गौरी, खैर खेड़ा, गाड़ा गौरी। सॉरी,
उड़कुड़ा, खैर खेड़ा, गारा गौड़ी, उड़कुड़ा, गोटा टोली, गोटा टोली, ठीक है, गोटा टोली, ये याद रखेंगे। एक छूट गया रायगढ़ में, इसको बताना चाहिए था, बोतलदा, ठीक है, बोतलदा की गुफा है रायगढ़ में, बोतलदा की गुफा है रायगढ़ में। इसकी क्या विशेषता है? ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, ठीक है, सबसे लंबी गुफा है बोतलदा की गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है बोतलदा की गुफा, ठीक। याद रहेगा। कहाँ पहुंचे थे? कांकेर, चरामा, खैरखेड़ा, गाड़ा गौरी, उड़कुड़ा, गोटा टोली, जोगड़ा देव, जोगड़ा देव, गोटा टोली, जोगड़ा देव, ये सब स्थल हैं कांकेर में। याद रहेगा? नहीं, याद करना पड़ेगा। हाँ, यदि एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो ये नाम याद करना पड़ेगा। मेरे को भी पता है एक बार में नहीं होता, ठीक है, लेकिन 2-3 बार करोगे तो होता है। जिसमें पेशेंस होगा, जिसमें इच्छा शक्ति होगी, वो कर लेगा, ठीक है। नहीं कर पाओगे, जितना करोगे उतना फंसेगा, उतना बना पाओगे। क्योंकि भाई हिस्ट्री में तो फैक्ट आएंगे ही, और स्पेशली सीजी हिस्ट्री में तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सीजी के एग्ज़ाम में टू द पॉइंट ही क्वेश्चन होता है, समझाने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। क्या समझाऊंगा बताओ? खैरखेड़ा के बारे में है तो है, हाँ, मिला है ये स्थल तो मिला है, कहाँ से मिला है वो बता दिया, बात समझ आ रही है। पर पूछ लिया कि खैरखेड़ा कहाँ है और नहीं बता पाए तो इतने से के लिए 2 नंबर चले जाएगा। जो थोड़ा सा पढ़ा होगा उसको इतने ही में बस 2 नंबर मिल जाएगा, सोचो। तो बाकी आपके ऊपर, ठीक है। ये समझ आया? 9 पाषाणकालीन स्थल अपन सारे देख लिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जिसमें लौह पाषाण काल, और इसी को महापाषाण काल बोलते हैं। महापाषाण काल या फिर इसी को लौह पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। इसमें मेनली मिला क्या था? तो पाषाण घेरे मिले थे। पाषाण घेरे क्या होते हैं? तो किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, ठीक है, बड़े पत्थरों से क्या कर दिया जाता था? ढक दिया जाता था। इसी को क्या कहते हैं हम? पाषाण घेरे कहते हैं। कहाँ कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बालोद के धनोरा से, बालोद में है धनोरा, ठीक है, धनोरा। इसके अलावा करका भाठा, करका भाठा, ठीक है, धनोरा, करका भाठा, करही भदर, करही भदर, धनोरा, करका भाठा, करही भदर। करही भदर के अलावा सोरर, चिरचारी, मुजगहन, चिरचारी, मुजगहन, ठीक है। और एक याद रखेंगे कुलिया, कुलिया और अर्जुनी। ये सभी स्थल कहाँ पर हैं? बालोद में स्थित हैं। क्या क्या? धनोरा, करका भाटा, करही बदर, सोरर, चिरचारी, मुजगहन, कुलिया और अर्जुनी। ये सब कहाँ पर हैं? बालोद जिले में। और कौन से स्थल है? पाषाण घेरे, जहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि किसी व्यक्ति को दफना के उसको किससे ढक दिया गया था? बड़े पत्थर से। खोजा किसने? तो याद रखेंगे, 2 नाम याद रखना है खोजने वाले में, प्रोफेसर कांबले, प्रोफेसर कांबले और रामेंद्र नाथ मिश्र। पहले पढ़ चुके हैं इन दोनों का नाम।
एक का नाम पढ़ चुके हैं, मतलब रामेंद्र नाथ मिश्र का नाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोफेसर कांबले और रामेंद्र नाथ मिश्र, रामेंद्र नाथ मिश्र, इन दोनों ने क्या खोजा था? इस पाषाण घेरे को खोजा था। खोजा तो इसका काल निर्धारण किया गया कि ये कब का है, तो पता चला महापाषाण काल का है। तो महापाषाण काल बताने वाला कौन है? अरुण शर्मा। नाम क्या है? अरुण शर्मा। काल निर्धारण किसने किया था? अरुण शर्मा ने। ठीक है, अरुण शर्मा ने इसका काल निर्धारित किया। कार्बन डेटिंग, हाँ, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग ही एक ऑप्शन है, बाकी और कई तरीके होते हैं कंफर्म करने के लिए, पर मेन क्या है? कार्बन डेटिंग। ठीक है, याद रहेगा। इसकी खुदाई किसने करवाई थी ये भी पूछता है, तो उत्खनन में याद रखेंगे दीक्षित, क्या नाम था उनका पूरा? हाँ, एम जी दीक्षित, एम जी दीक्षित, एम जी दीक्षित ने इसका उत्खनन का काम किया था। एम जी दीक्षित। देखो 3 लोग हैं, एक खोजने वाला है, खोजने वाले का नाम क्या है? तो प्रोफेसर कांबले और रामेंद्र नाथ मिश्र। फिर उसका कोई काल निर्धारण करने वाला है, काल निर्धारित कौन किया? तो अरुण शर्मा ने किया। फिर इसका उत्खनन करवाया गया, तो उत्खनन में करने वाला कौन था? एम जी दीक्षित। इसने मेनली करका भाटा और करही बदर में उत्खनन किया है। ठीक है, बाकी जगह भी मिले। ये सब था आपका बालोद। एक आपको याद रखना है रायगढ़ में, एक नाम केवल, इसका नाम क्या है? ये क्या था? छोटे पेंडरमुरा। छोटे पेंडरमुड़ा। ये भी पाषाण घेरा कहाँ पर मिला है? रायगढ़ में मिला है। हाँ, छोटे पेंडरमुड़ा। ठीक है, बाकी बालोद में है, ये कहाँ पर मिला है? रायगढ़ में। ठीक है, महापाषाण काल में पाषाण घेरे मिलते हैं और इसी के बाद आता है लौह पाषाण काल। ठीक है, लौह पाषाण काल। लौह पाषाण काल, लौह पाषाण काल में क्या मिलेगा? तो लोहा नहीं मिलेगा, कुछ बर्तन ऐसे मिले जिसमें लोहा की मात्रा थी, जैसे काले कलर के बर्तन, मटके बने हुए, ऐसी चीजें। ठीक है, उसी के हिसाब से हम इसको क्या नाम दिए हैं? लौह पाषाण काल। केवल स्थलों के नाम याद रखने हैं। यदि आप ये बालोद का सभी जगह याद रख लिए तो 90% जगह आपको याद हो गई यहाँ की। एक अलग से याद रखना है, ये प्लस करना है ना इसमें, एक अलग से याद रखना है कोंडा गांव में। कोंडा गांव में एक जगह अलग से याद रखना है, इसका नाम है गढ़ धनोरा। धनोरा अलग है, गढ़ धनोरा अलग है। ठीक है, गढ़ धनोरा कोंडा गांव में है और धनोरा कहाँ पर है? बालोद में। अब इन सभी बालोद वाली जगहों को यहाँ पर आपको लिखना है। इन सभी जगह से किसके साक्ष्य मिले हैं? लौह पाषाण कालीन साक्ष्य मिले, मतलब बहुत सारे काले रंग के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मतलब मटका, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जो कि किस काल के थे? लौह पाषाण काल के थे, ऐसा निर्धारित किया गया। तो ये अपन कहाँ से कहाँ तक आ गए? पूर्व पाषाण काल से लौह पाषाण काल तक आ गए। ठीक है, मैं बोला हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से नहीं मिले हैं, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ नहीं पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ेंगे। मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो वैदिक काल से शुरू होगी, लेकिन हमको वैदिक काल भी नहीं पढ़ना है, उसकी जगह क्या पढ़ना है? रामायण और महाभारत काल। तो अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो महाभारत काल से रिलेटेड है, वहाँ के कुछ साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है, अभी जो कुछ क्लासेस चलेंगी जब तक प्राचीन भारत खत्म नहीं होता तब तक तो स्पेशली जगह आएंगे, नाम आएगा, जगह आएगा, नाम आएगा, बस। ठीक है, तो थोड़ी बोरिंग होगी क्लास, अब उसको मैं ज़बरदस्ती कुछ कर नहीं सकता ना, तो जो है वैसा ही पढ़ा सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा स्टोरी वाइज चीज़ों को रिलेट करके बताऊँ, जितना हो सके उतना। ठीक है, बाकी रटना तो पड़ेगा लास्ट में। ठीक, तो ये अपन कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिए? पूर्व पाषाण काल से लौह पाषाण काल तक की बात कर ली। इसके बाद
ताम्र पाषाण युग आता है, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हो। उसका कोई भी स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे रामायण काल और महाभारत काल। ठीक है, कि कौन कौन से साक्ष्य यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं जो कि रामायण काल से रिलेटेड है और महाभारत काल से रिलेटेड है। ठीक, जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद हम महाजनपद काल और महाजनपद काल से फिर जो यहाँ के स्थानीय वंश हैं उनके बारे में पढ़ना, सॉरी स्थानीय भी नहीं, पहले तो राष्ट्रीय वंश पढ़ेंगे कि कौन कौन से वंश जो हैं यहाँ पे इम्पैक्टफुल रहे हैं, कहाँ से किसका सिक्का मिला है, कहाँ से किसका ताज मिला है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, इसको रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना, घर जाके 1-2 बार रटना, हो जाएगा ये आराम से। केवल स्थल हैं। ठीक है, लिटरली यदि आप 2 से 3 बार लिख के पढ़ोगे तो चीज़ें याद होंगी, पर सेम डे पे करना पड़ेगा। आज का काम कल पे छोड़ दोगे तो नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि आज पढ़ के कल नहीं पढ़ेगी, कल तो पढ़ लिए थे, सर बोले थे कल पढ़ना था, कल रिवीजन भी करना पड़ेगा, तब तो याद रहेगा ना भाई, पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगली क्लास में रामायण काल में मिलेंगे अपन। ठीक, चलो, थैंक यू। अभी तो एक और क्लास